Hello, my dear students. Very good afternoon to everyone. Myself, Jacob sir. As you all know, already I have started with bills of exchange in bookkeeping and accountancy. I think this is my fourth lecture. In my first lecture, I told you about the concept of bills of exchange. Okay. And then in the second lecture, we have seen about the calculation of due date. In the third lecture, we have seen definition of bills of exchange, features of bills of exchange, parties to the bills of exchange, and then contents of bills of exchange, and a pro forma of bill of exchange. Okay, so the remaining theory part today we are going to see. So for that, we will move on to our presentation and try to understand that what all theory is remaining in bookkeeping and accountancy. This is bills of exchange. For first point for today is types of acceptance. You all know about acceptance now. You all know that the bill of exchange needs to be accepted by the drawee. Unless and until the drawee accepts a bill, it will not be called as a bills of exchange. ड्रॉवी का बिल को एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. बिना एक्सेप्टेंस के तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं. विदाउट एक्सेप्टेंस इट विल बी जस्ट ए ड्राफ्ट. ओके, तो ये जो एक्सेप्टेंस है इसके भी दो टाइप्स है. The types we are going to see. The first type is general acceptance and the second type is qualified acceptance. अब ये जो जनरल एक्सेप्टेंस है, जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब जब ड्रॉवी बिल को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है. मतलब ड्रॉवर ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल में लिखे हैं वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक्सेप्ट कर लेता है. He will not make any changes in the bill. Whatever period it is written in the bill, he will accept. Whatever amount is written in the bill, again he is going to accept. I mean to say that drawee doesn't make any changes in the bill. Plainly he writes accepted. That whatever the drawer has written, he is accepting that all the terms and conditions. That is general acceptance. Okay, this is very simple. बहुत ही simple होता है ये. ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे, ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना कोई चेंजेस किए, तो वो हो गया जनरल एक्सेप्टेंस. बट ये जो दूसरा एक्सेप्टेंस है दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. नाउ ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड मींस व्हेन द ड्रॉवी मेक्स सम चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल, उस बिल में लिखा हुआ है 2 months, period is of 2 months. Now this drawee wants that the bill should be for 3 months. ये बिल 3 महीने का होना चाहिए, उसको 3 महीना चाहिए पेमेंट करने के लिए. And what he will do, he will write down 3 months where जहां पर वो accepted ये लिखता है वहां पर वो चेंजेस करता है. एक्सेप्टेड फॉर 3 months लिखता है. अब ड्रॉवर ने तो 2 months लिखा है, ड्रॉवर ने बिल में 2 months लिखा हुआ है, बट वो एक्सेप्ट करते समय क्या कर रहा है? उसको चेंज कर रहा है. राइट, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द बिल फॉर 2 months, ही इज एक्सेप्टिंग द बिल फॉर 3 months. उसको ज्यादा समय चाहिए पेमेंट करने के लिए. तो ये हो गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. ओके, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया. ऐसे और भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो सकते हैं. सो द वेरी सेकंड टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू सी इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. यहां पर आप देख सकते हो हेडिंग टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस.
मतलब ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकता है, मतलब ड्रॉवी कौन सी चेंजेस कर सकता है बिल में। ओके, तो वो चेंजेस को हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो पहला क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है क्वालिफाइड एज टू टाइम। अब यहां पर ड्रॉवी क्या कर रहा है, ड्रॉवी उस बिल का पीरियड को चेंज कर रहा है। ओके, एज आई हैव गिवन द एग्जांपल, बिल में लिखा है 2 महीना, अब ये ड्रॉवी उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है पर कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ओके, मतलब उसने क्या किया यहां पर, उसने यहां पर वो टर्म जो है बिल का, जो पीरियड है बिल का, उसको चेंज किया है। तो उसके लिए हम लोग कहेंगे उसे क्वालिफाइड एज टू टाइम। ओके, नाउ सेकेंड वन, क्वालिफाइड एज टू प्लेस। ओके, नाउ सपोज द ड्रॉवी वांट्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, at a particular place. फॉर एग्जाम्पल, नाउ ही एक्सेप्ट द बिल बट ही राइट्स देयर कि मैं ये बिल का पेमेंट सिर्फ मुंबई में ही करूंगा। ओके, तो वो बिल का पेमेंट वो मुंबई में ही होगा, मतलब प्लेस मेंशन कर रहा है कि मैं ये बिल का पेमेंट कहां पर करूंगा, ओनली इन मुंबई। तो ये हो गया क्वालिफाइड एज टू प्लेस। ओके, देन क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, ये अक्सर होता है, ड्रॉवी जितना अमाउंट ड्रॉवर ने लिखा है उतना एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करता है। ओके, मतलब बिल समझो बनाया गया है, बिल ड्रॉ किया गया है 15,000 के लिए, नाउ द ड्रॉवर वांट्स टू एक्सेप्ट द बिल फॉर ओनली 12,500। सो वो 15,000 का उसको पेमेंट नहीं करना है, he wants to accept the bill only for 12,500, so he will make that changes over there in the bill while accepting। जहां पर वो accepted word लिखता है वहां पर उसके बाजू में लिखेगा accepted for rupees 12,500। तो ये हो गया qualified as to amount। ओके, उसके बाद में qualified as to parties। ओके, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, यहां पर ड्रॉवी क्या करता है, ड्रॉवी किसको पे करने वाला है, किसको पे करेगा वो मेंशन करता है, जैसे ड्रॉवर मेंशन करके देता है कि इसको इसको आपको पेमेंट करना है। ओके, बट सपोज ड्रॉवी वांट्स टू मेक चेंजेस इन दैट, so ड्रॉवी कैन मेक हियर दैट चेंजेस, दैट इज क्वालिफाइड एज टू पार्टीज। एंड देन qualified as to conditions, now sometimes ड्रॉवी can place some conditions while accepting the bill, but we have already seen in a trade bill, bills of exchange के definition में लिखा हमने पढ़ा है कि it is an unconditional order। okay, but sometimes the ड्रॉवी can place some condition and most probably in this trade bill it doesn't happen, ये trade bill में नहीं होता है। okay, तो ये पांच टाइप के क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हमने यहां पर देखे। मैं आपको फिर से एक बार वो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाता हूं और फर्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके देखेंगे हम लोग कि हमने देखा था यहां पर 2 टाइप के एक्सेप्टेंस होते हैं, एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस और एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो उसमें ये जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का हमने ये स्लाइड देखा अभी कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्वालिफाइड एज टू टाइम, क्वालिफाइड एज टू प्लेस, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस। ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है, दैट इज एक्सेप्टेंस, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या टाइप्स है। The very first type is a trade bill. While explaining the theory, first day only I told you कि bills of exchange is also called as a trade bill. Okay, ये बहुत ही पॉपुलर है ये ट्रेड बिल। यहां पर क्या होता है, एक बिल ड्रॉ किया जाता है फॉर सम कंसिडरेशन, मतलब कुछ पैसे वो ड्रॉवर को मिलने हैं ड्रॉवी से और इसी वजह से ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है, मतलब इनके बीच में कोई पहले ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ड्रॉवी है ड्रॉवर को कुछ पैसे देने बाकी है और इसीलिए ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है। कई बार हमने एग्जांपल में देखा कि ड्रॉवर सामान बेचता है और ड्रॉवी सामान खरीदता है। ओके, जब ये खरीदता है
तो उधारी पे खरीदता है ड्रॉवी, राइट? मतलब ये ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पैसे देने बाकी है और इसी वजह से ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है। ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रेड बिल। व्हेन द बिल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से ये बिल ओरिजिनेट हुआ है, उसे कहेंगे हम लोग ट्रेड बिल। ये दो ट्रेडर्स के बीच में है। ओके, दो ट्रेडर्स के बीच में ये बिल ड्रॉ होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है, कौन ड्रॉ करता है, क्यों ड्रॉ करता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली है। ओके, तो ये ट्रेड बिल के अलावा भी कोई बिल होता है, देखेंगे भी। नाउ सेकंड वन इज अकोमोडेशन बिल। ये अकोमोडेशन बिल जो है, अकोमोडेशन बिल दो लोग आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ओके, म्यूचुअल फाइनेंशियल कंसिडरेशन के लिए ये बिल ड्रॉ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, दो लोग हैं जैसे ए और बी, राइट? ये दोनों को पैसे की जरूरत है अभी, ये दोनों को भी पैसे की जरूरत है। तो व्हाट ए विल से टू बी कि मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूं, तो उस बिल को एक्सेप्ट कर और मुझे दे दे। ओके, और तू भी मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर, मैं उसको बिल को एक्सेप्ट करूंगा, वो बिल मैं तेरे को दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। देन बोथ ऑफ देम विल बी डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। ओके, क्योंकि अभी दोनों भी ड्रॉवर है और दोनों भी ड्रॉवी है। ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर और बी ने बिल ड्रॉ किया है ए के ऊपर। ओके, तो ऐसे क्या हो गया, ए भी ड्रॉवर हो गया, बी भी ड्रॉवर हो गया, और ए भी ड्रॉवी है, बी भी ड्रॉवी है। वॉट एवर अमाउंट इज बिन फिक्स्ड बिटवीन देम, वो अमाउंट का बिल ड्रॉ करेंगे और फिर ये बैंक में डिस्काउंट करवाएंगे और पैसा वहां से बैंक से लेंगे। ओके, आपको पता है कि डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक क्या होता है। ओके, और अदरवाइज इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी। तो ये अकोमोडेशन बिल हो गया। So try to understand the concept of accommodation bill. Accommodation bill, what happens? Now two people come here together and draws bill on one another for mutual benefit. Okay, उनको अपना कुछ म्यूचुअल फायदा होना चाहिए उनको, इसीलिए दो लोग आपस में, ये कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कोई खरीदना या बेचना नहीं होता है, डायरेक्ट ये बिल ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन बिल। ओके, now next one is inland bill. okay, inland bill का मतलब होता है when the drawer and the drawee both are residing in the same country, ये दोनों भी एक ही कंट्री के हैं और ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये हो जाएगा इनलैंड बिल। ओके, मतलब ये बिल हमारे ही कंट्री में ड्रॉ हुआ है, हमारे ही कंट्री में एक्सेप्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा इनलैंड बिल। ओके, ये इनलैंड बिल के अपोजिट में एक और बिल होता है, दैट इज फॉरेन बिल, राइट? ये फॉरेन बिल में होता क्या है कि ड्रॉवर एक कंट्री से होता है और ड्रॉवी कोई दूसरे कंट्री से होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉरेन बिल हुआ, राइट? क्यों फॉरेन बिल बोलते हैं हम लोग इसको? बिकॉज द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड इन सम डिफरेंट कंट्री, इट हैज बीन ड्रॉन इन सम डिफरेंट कंट्री। ओके, जैसे एग्जांपल में बोलूंगा, इंडिया में बिल ड्रॉ हुआ है, पर ये ड्रॉवी जो है, ये ड्रॉवी कहीं ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया फॉरेन बिल। बिकॉज जब ये बिल का पेमेंट होगा तो ये किधर किधर से पेमेंट होगा? ये ऑस्ट्रेलिया से पेमेंट होगा, ड्रॉवी वहां पर है, वहां से वो पेमेंट करेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल। तो ऐसे कितने प्रकार के यहाँ पर बिल हो गए हैं? 4 प्रकार के बिल हो गए हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट वन इज ट्रेड बिल, सेकंड वन इज accommodation bill, third one is inland bill, fourth one is foreign bill. Okay, this accommodation bill is a different one. ये जो ट्रेड बिल है, यही ट्रेड बिल इनलैंड बिल भी हो सकता है, फॉरेन बिल भी हो सकता है। ओके, बट अकोमोडेशन बिल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिल। ओके, आप लोग को जो ये 12th के सिलेबस में है, आपको मेनली क्या है? ट्रेड
बिल है, अकोमोडेशन बिल के प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एज फॉलोज। आगे और क्लासिफिकेशन किया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो कैसे है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज आफ्टर डेट बिल। ओके, ये आफ्टर डेट बिल मतलब क्या होता है? यहां पर बिल एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ड्रॉ होता है और ये बिल का जो ड्यू डेट है, मेनली ये बिल का जो ड्यू डेट है कैलकुलेट कब से होगा? जब ये बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉवर ने जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से उसका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी आप पहले दूसरा एक बिल देख लेते हैं हम लोग, बाद में हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग समझेंगे। आफ्टर साइट बिल दूसरा टाइप है, आफ्टर साइट बिल। व्हाट हैपेंस इन दिस बिल? In after sight bill, the due date is been calculated from the date of acceptance of the bill. ये जो आफ्टर साइड बिल है, यहां पर ड्यू डेट कहां से चालू होता है? ड्यू डेट का कैलकुलेशन जो है वो कहां से चालू होता है? जहां पर ड्रॉवी उस बिल को एक्सेप्ट करता है। जिस दिन ड्रॉवी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा उस दिन से इसका कैलकुलेशन चालू होगा। ओके, तो ये है आफ्टर साइट बिल। अभी दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम। फर्स्ट वन क्या था? आफ्टर डेट बिल। इसमें क्या होता है? पीरियड तो दोनों का फिक्स होगा, बट ड्यू डेट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कब से करेंगे? आफ्टर डेट बिल होगा तो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, जिस दिन बिल को ड्रॉ किया ड्रॉवर ने वहां से उसका कैलकुलेशन चालू हो जाएगा ड्यू डेट का। और आफ्टर साइड बिल में क्या होगा? जब वो बिल एक्सेप्ट होगा, जिस दिन वो बिल एक्सेप्ट होगा उस दिन से उसका कैलकुलेशन चालू होगा। और एक थर्ड वन है बिल्स पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट। ओके, यहां पर कोई पीरियड मेंशन नहीं होगा। जब भी ये ड्रॉवर बिल प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए, उस टाइम ड्रॉवी को उसका पेमेंट करना है। दैट इज बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट। ओके, बट दिस टू आर मोर पॉपुलर। ये जो है ये ज्यादा पॉपुलर है। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज honoring bill of exchange or dishonoring of bills of exchange। ओके, अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ऑनरिंग और डिसऑनरिंग का मतलब क्या है। ओके, पहले हम लोग ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पर आते हैं। when it is said that bill is been honored, उसका मतलब क्या हुआ? जब कहा जाता है कि बिल ऑनर हो गया है, उसका मतलब ड्रॉवी हैज पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। जब ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी वो बिल का पैसा दे देता है तो उसे हम लोग कहते हैं द बिल हैज बीन ऑनर्ड। ओके, या इसे कहते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, बट समटाइम्स द ड्रॉवी डजंट पे the amount of the bill on the due date, and that is called as dishonoring of bill of exchange। ये दो पॉइंट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो। पहला पॉइंट है ऑनरिंग और दूसरा पॉइंट है डिसऑनरिंग। ओके, ऑनरिंग बहुत सिंपल है, जब ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर देता है और बरोबर ड्यू डेट के दिन कर देता है तो हम उसको बोलते हैं ऑनर, द बिल इज बीन ऑनर्ड। अगर वो नहीं करता है किसी भी कारण से, ओके, ड्रॉवी पेमेंट करने में असमर्थ है, ड्रॉवी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल, ही डजंट हैव दैट मच ऑफ मनी, ओके, एंड ही इज नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ द बिल, so it is called as dishonor of a bill। now you might be thinking ki are dishonor means it will be a loss of a drawer, okay, but no, drawer will recover the amount from the drawee, but how and what will the procedure, that we will see in the next step। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसके बारे में है? डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑनरिंग तो हो गया, ओके, ऑनरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर जब बिल डिसऑनर होता है तो उस टाइम पर डेफिनेटली ड्रॉवर को प्रॉब्लम होगा। ओके, बिकॉज उसको पैसा वसूल करना है ड्रॉवी से और ड्रॉवी पैसे नहीं दे रहा है,
So what drawer will do, that we are going to see. See here, the first point, dishonor by non acceptance. सबसे पहले तो ये डिसऑनर जो होगा दो प्रकार से होगा, एक तो है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट. ओके, पहला वाला जो आप देख रहे हो दैट इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. अगर उसने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उसको भी डिसऑनर बोलते हैं, नो डाउट उसको भी डिसऑनर बोलते हैं, बट वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही नहीं बनेगा. अगर ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम. यहां पर बिल हुआ ही नहीं, बिल तो ड्रॉ हुआ ही नहीं, मतलब बिल एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बना ही नहीं वो. बट जब बिल एक्सेप्ट कर लेता है ड्रॉवी और ड्यू डेट के दिन पैसे नहीं देता है, ओके, देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम. ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट है. इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है. डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट होगा तो क्या होगा? ओके, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट होगा तो कैसे ट्रीट करना है उसको, कैसे क्या क्या स्टेप आगे हमको लेने हैं, दैट वी हैव टू सी इन डिटेल. पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना ही नहीं. ओके, बट सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, राइट? यहां पर तकलीफ होगी. यहां पर ड्रॉवर विल हैव टू टेक सम लीगल एक्शन, okay, to recover the amount of the bill, because drawee has already got that benefit. Drawee has received that value, okay, जिसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया, that value he has already received. Now it is a turn of drawer to receive the payment, but he is not giving. Drawee is not making the payment of the bill and the bill is been dishonored. So what is to be done, that we will see. सबसे पहले क्या होगा? नोटिंग ऑफ डिसऑनर. सबसे पहला ड्रॉवर ट्राई करेगा, ड्रॉवर ड्रॉवी के पास बिल भेजेगा पेमेंट के लिए. अब ड्रॉवी अगर उस बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है, so what drawer has to do before filing a case, before suing Drawee in the court of law, he has to go through this procedure. First procedure A पार्ट यहाँ पर दिया है, noting of dishonor. ये बिल को नोटिंग कराना पड़ेगा. ओके, ये बिल को कहाँ नोटिंग कराना पड़ेगा, दैट वी विल सी. देन बी पार्ट इज दैट प्रोटेस्टिंग. ओके, जब ये नोटरी पब्लिक में जाता है तो नोटरी पब्लिक उसका बिल का नोटिंग करता है, ओके, एंड इश्यूज ए सर्टिफिकेट टू द ड्रॉवर दैट दिस बिल हैज बीन रिजेक्टेड और दिस डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉवी. ड्रॉवी ने इस बिल को डिसऑनर कर दिया है, ऐसे सर्टिफाई करेगा नोटरी पब्लिक और उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेस्टिंग. ओके, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्टिंग विल बी गिवन टू द ड्रॉवर which will show that the drawee has dishonored the bill. ओके, उससे फिर क्या होगा, वो उसको कोर्ट में केस करने के लिए, या वो जब ड्रॉवी को सीव करेगा कोर्ट में तब उसको बेनिफिट होगा ड्रॉवर को. तो ये सेकंड पॉइंट था प्रोटेस्टिंग. और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है नोटरी पब्लिक. ये जो काम है वो कहाँ पर होगा? नोटरी पब्लिक में. नोटरी पब्लिक, आई कैन से इट इज ए गवर्नमेंट ऑफिस वेयर सच बिल्स आर बीइंग नोटेड. यहाँ पर वो बिल जो है वहां पर नोट करने का काम किया जाएगा. नोटरी ऑफिसर विल बी देयर. ओके, नाउ नोटरी पब्लिक विल सेंड द बिल टू द ड्रॉवी. वो लोग ड्रॉवी के पास ये बिल प्रेजेंट करेंगे. ओके, फिर भी ड्रॉवी अगर पैसा नहीं देता है, फिर भी अगर ड्रॉवी पैसा नहीं देता है तो आगे का एक्शन ड्रॉवर को लेने के लिए आसानी हो जाएगी. ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये नोटरी पब्लिक कुछ फीस चार्ज करेगी. ओके, whosoever is presenting the bill here in the notary public, he has to pay some noting charges. अब ये noting charges क्या है? Noting charges is the fees charged by the notary public. ये नोटरी पब्लिक का फीस है जो कि ड्रॉवर को या फिर जो भी ये बिल लेकर जाएगा वहां पर उसको वो पेमेंट करना है, नोटिंग चार्जेस देना है. बट इट डजंट मीन that it is the loss of a drawer. This noting charges will be recovered from the drawee. Okay,
जब पैसा उससे वसूल किया जाएगा बिल का, तो साथ में नोटिंग चार्जेस भी वसूल किया जाएगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में क्या होगा? ओके, द फर्स्ट the noting of the bill will be done by the notary public. Okay, then he will be issuing a certificate of protesting. Then notary public will send the bill to the drawee. Okay, will present the bill for payment. But again, if the drawee is not paying, then the notary public has to take action. Notary public will charge some amount for that. That will be noting charges. Okay, noting charges नोटरी पब्लिक लेकर उस बिल को सर्टिफाई कर देगा कि ये बिल अभी क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। ओके, तो इस प्रकार डिसऑनर में ड्रॉवर को कहां जाना पड़ता है? नोटरी पब्लिक के पास। ओके, ड्रॉवर कोई नहीं, जिसके पास भी बिल होगा वो जा सकता है। सो यहां पर नोटरी पब्लिक, ओके, we'll come back to this slide. Notary public will charge some amount that is called as noting charges. Okay, तो ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे डिसऑनर ऑफ अ बिल में। Okay, we will come back again to the presentation. Okay, we will come back to the presentation. We'll okay, let's see the remaining part, theory part of the presentation. Here we have seen dishonoring of bill of exchange. Okay. So in dishonor already we have seen about 4 points. Noting of dishonor, then protesting, then notary public, then noting charges. All these points we have seen. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल फॉर अकाउंटिंग। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। अब ये बिल को कौन से 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए? सबसे पहले इसको ड्रॉवर जो है बोलता है बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेगा ड्रॉवर इसको? बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी इसे कहेगा बिल्स पेएबल। ड्रॉवी से कहेगा बिल्स पेएबल। ये 2 अलग अलग नाम से क्यों पुकारेंगे इसको बिल को? Because drawer has to receive the amount of the bill. For him it is a bill receivable, and for drawee it is bills payable. क्योंकि ड्रॉवी को इसका पैसा देना है और इसीलिए ड्रॉवी से क्या कहेगा? बिल्स पेएबल। ओके, देन वी विल सी ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे ड्रॉवर को। दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेज टू ट्रीट द बिल। मतलब जब ड्रॉवर के पास ये बिल आएगा तो ड्रॉवर उस बिल के साथ में क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकता है। ओके, ड्रॉवर उस बिल के साथ में क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकता है। व्हाट ड्रॉवर हैज द ऑप्शन टू डू विद द बिल। तो हियर फर्स्ट ऑप्शन वी कैन सी रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। मतलब ड्रॉवर उस बिल को ड्यू डेट तक संभाल के रखेगा, उस बिल के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, और जैसे ही ड्यू डेट आएगा तो ड्रॉवर विल गो टू द ड्रॉवी एंड प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट। ड्रॉवर फिर पेमेंट के लिए वो बिल को प्रेजेंट करेगा। मतलब ड्यू डेट तक ड्रॉवर को रुकना है, ड्यू डेट तक उस बिल को संभाल के रखना है और उसके बाद उसको उसका पैसा मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मतलब यहां पर बोल सकता हूं कि कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। ओके, ड्रॉवर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द बिल। ड्रॉवर बिल के साथ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता है। तो ये पहला उसका ऑप्शन है, रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक ड्रॉवर वेट करता है
और ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी से जाकर पैसे ले लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अभी सेकंड ऑप्शन हम लोग देखेंगे, डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। यहां पर ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन है कि ड्रॉवर कैन गो टू द बैंक एंड ही कैन डिस्काउंट द बिल। अभी डिस्काउंट द बिल का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट द बिल का मतलब होता है कि वो बिल जो है बैंक के पास दे देगा और बैंक से कहेगा कि इसका पैसा मुझे अभी अर्जेंट दो। ओके, व्हेन ड्रॉवर इज इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश, ही ऑप्ट दिस ऑप्शन। वो ये ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि ड्रॉवी तो पैसे देने वाला नहीं है। ड्रॉवी विल बी पेइंग एट द ड्यू डेट। ओके, नाउ इफ ही नीड्स द मनी इन अर्जेंसी, ओके, उसको अर्जेंटली पैसा अगर चाहिए तो ये ऑप्शन वो ले सकता है। he can opt this option, that is discounting the bill with the bank। ओके, यहां पर बैंक क्या करेगी, उस बिल के अमाउंट में से कुछ पैसा अपने पैसा कम कर देगी। मतलब डिस्काउंट के रूप में क्या करेगी, उसको थोड़ा पैसा काट लेगी बोल सकते हैं, और बाकी का पैसा ड्रॉवर को दे देगी। मतलब बैंक इज नॉट गोइंग टू पे द फुल अमाउंट ऑफ द बिल टू द ड्रॉवर। बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट सम अमाउंट which will be the profit of the bank, because bank has to wait till the due date then। क्योंकि ड्रॉवर वेट करने को रेडी नहीं है, तो अभी किसको वेट करना पड़ेगा, बैंक को वेट करना पड़ेगा, और इसी वजह से बैंक क्या करेगी, कुछ पैसा उसमें से बिल में से काट लेगी। ये बैंक का फायदा है। ओके, एक तरह से ये बैंक जो ड्रॉवर को है एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह दे रही है। ओके, बिल की गारंटी पे, और वो बिल का पैसा वो ड्रॉवी से वसूल कर लेगी। इन केस अगर ये बिल डिसऑनर होता है, ये बिल डिसऑनर होता है, तो ये पैसा किसको देना पड़ेगा, ड्रॉवर को देना पड़ेगा। ओके, ड्रॉवर पैसा पे करेगा बैंक को, एंड ड्रॉवर फिर वो पैसा जो बिल का पैसा है ड्रॉवी से वसूल कर सकता है। तो ये है डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, सेकेंड ऑप्शन विद द ड्रॉवर। नाउ वी विल सी द थर्ड ऑप्शन। Third option says endorsing the bill to the creditors। Okay, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नाम इसी फीचर की वजह से पड़ा है। Bills of exchange can be easily transferred from one person to another person। Okay, ये बिल आराम से इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं by just giving the mere delivery of the bill। So it is endorsing the bill to the creditors। Okay, ये बिल को ट्रांसफर किया जाता है। मैं बोल सकता हूं एक तरह से कि ये बिल का एंडोर्समेंट मतलब द ट्रांसफर ऑफ अ बिल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। राइट, दिस ड्रॉवर कैन ट्रांसफर द बिल टू हिज क्रेडिटर्स। ड्रॉवर को जिसको पैसे देने बाकी है उनको ये बिल वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ओके, द ओनरशिप ऑफ द बिल इज बीन ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद में क्या होगा, जिसके पास भी ये बिल जाएगा वो उस बिल का ओनर हो जाएगा और वो पैसे जाके ड्रॉवी से कलेक्ट कर लेगा। ओके, तो यहां पर है एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर्स। ओके, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एंडोर्सिंग द बिल में क्या होता है, जो बिल एंडोर्स करेगा मतलब ड्रॉवर ही पहले फर्स्ट टाइम एंडोर्स करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंडोर्सर। वी विल कॉल हिम एज एंडोर्सर। और जिसको भी ये बिल ट्रांसफर हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एंडोर्सी। ओके, once again I'll repeat, the person who is transferring the bill will be called as endorser, and the person to whom the bill is being transferred is called as endorsee। okay, ये थर्ड ऑप्शन है ड्रॉवर के पास, एंडोर्सिंग द बिल टू द creditors। and the last option is bill sent to the bank for collection। bill sent to the bank for collection मतलब यहां पर ड्रॉवर is sending the bank to the drawee to collect the amount of the bill। drawer is a busy person, he doesn't have time to go and collect the amount of the bill। ओके, तो ड्रॉवर क्या करता है, बैंक को अपना एजेंट बना के बेचता है। ओके, you might have seen in OC or in economics that secondary functions of banks, ये एक सेकेंडरी फंक्शन में आता है। ओके,
कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉवर को अर्जेंट पैसे का जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट में आपने देखा डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, यहां पर भी ड्रॉवर क्या करता है, बिल बैंक को देता है, बट ड्रॉवर को वहां पर क्या है, अर्जेंट नीड है कैश का, तो ड्रॉवर क्या बोलता है, ये बिल आप रख लो और मुझे उसके पैसे दे दो। पर फोर्थ पॉइंट में ऐसा नहीं है। इन द फोर्थ पॉइंट वी हैव सीन कि उधर ड्रॉवर बैंक के पास जाता है, बिल उनको देता है और बोलता है कि ड्यू डेट के दिन जाओ, पैसे कलेक्ट करो और वो मुझे लाकर दो। ओके, मतलब बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। Drawer will not get that amount of the bill immediately. Drawer will have to wait till the due date. तो आप कहोगे सर ये फिर पहले पॉइंट में और लास्ट पॉइंट में क्या फर्क है? रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट में क्या हो रहा है, वहां पर ड्रॉवर खुद वेट करेगा ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट के दिन जाकर वो ड्रॉवी को बिल प्रेजेंट करेगा और उसके पैसे ले लेगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या हो रहा है कि ड्रॉवर ड्यू डेट तक वेट करेगा, बट ही इज नॉट गोइंग टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द बिल, ही विल सेंड बैंक टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द बिल। आप पूछोगे सर ऐसे क्यों, वो खुद क्यों नहीं जाता है? मे बी द ड्रॉवी इज रिसाइडिंग इन सम फार अवे प्लेस। ओके, वो बिजी है, उसके पास उतना टाइम नहीं है जाने के लिए, तो ही कैन सेंड बैंक टू द कलेक्शन, he can send the bank to collect the amount of the bill. Okay, with this, these 4 points are over here. First one, retaining the bill till the due date, discounting the bill with the bank, endorsing the bill to the creditors, and bill sent to the bank for collection. तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर थ्योरी खत्म होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। आज के दिन में हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए। अगेन वी विल गो बैक टू द स्लाइड्स, ओके, एंड सी कि व्हाट ऑल वी हैव सीन, कौन कौन से हमने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने किया टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के हमने 5 पॉइंट्स किए उसके अंदर। फिर टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने देखा, वहां पर हमने देखा ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, इनलैंड बिल और फॉरेन बिल, 4 टाइप्स देखे। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या देखा, आफ्टर डेट बिल, उसके बाद आफ्टर साइड बिल। आफ्टर डेट बिल में क्या होता है, ये ड्यू डेट का कैलकुलेशन जो है जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसी दिन से चालू हो जाता है। आफ्टर साइड में क्या होता है, जिस दिन ये ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया उस दिन से ये कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, ड्यू डेट कैलकुलेट करना चालू करेंगे। और बिल्स पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट में कोई टर्म नहीं होता है, ये जिस दिन वो प्रेजेंट करेगा ड्रॉवर उस दिन ड्रॉवी को उसका पेमेंट करना है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव सीन दैट ऑनरिंग ऑफ अ बिल, डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑनरिंग में देखा हमने कि ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी पेमेंट करता है बिल का, ओके, तो वो हो गया ऑनरिंग। अगर पेमेंट नहीं करता है उस बिल का तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनरिंग। और डिसऑनरिंग में 2 टाइप है, एक है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, एक है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ओके, तो ये जो सेकंड वन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल ड्रॉ हो गया है, एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है, उसके बाद अगर वो डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर को ये 4 स्टेप लेने होते हैं। ओके, पहले वो नोटिंग करवाएगा डिसऑनर्ड बिल का, फिर बिल ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब वो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट लेगा नोटरी पब्लिक से। ये नोटरी पब्लिक जो है, ओके, अगेन विल गो टू दैट, नोटरी पब्लिक जो है इज ए गवर्नमेंट ऑफिस वेयर द नोटिंग ऑफ द बिल विल बी डन। आफ्टर नोटिंग द ड्रॉवर कैन sue द ड्रॉवी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, तो ये नोटरी पब्लिक जो ये काम करेगी नोटिंग करने का, उसके वजह से वो क्या करे, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस कलेक्ट करेंगे। ये ड्रॉवर या फिर जो भी रहेगा, बिल जिसके भी हाथ में होगा उसको ये पेमेंट करना होगा, बट नॉट टू वरी, ये उनका लॉस नहीं होगा। दिस अमाउंट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉवी इटसेल्फ। ओके, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ अकाउंटिंग देखा हमने, दैट इज बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। कौन बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवर। बिल्स पेएबल कौन बोलेगा, ड्रॉवी। और उसके बाद में लास्ट में हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर हमने देखा रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक ड्रॉवर संभाल के रखेगा बिल को और फिर ड्यू डेट के दिन जाकर पैसे कलेक्ट कर लेगा। Then second we have seen
discounting the bill with the bank. In this case, drawer is in urgent need of cash और ड्रॉवर बैंक को जाके बोलता है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, ये बिल आप रख लो और मुझे पैसे दे दो. एंड बैंक विल ऑल्सो डिडक्ट सम अमाउंट ऑफ द बिल, और जितना भी अमाउंट वो बैंक कम करेगी उस बिल में से, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट. ये ड्रॉवर का लॉस है पर ये बैंक का इनकम है. उसके बाद में है एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर्स. मतलब ड्रॉवर ये बिल किसी को भी एंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है. जो ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंडोर्सर, और जिसके नाम पे बिल ट्रांसफर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंडोर्सी. और ये बिल कितनी भी बार एंडोर्स हो सकता है, बट ये ध्यान में रखना आप लोग, आपने अगर किसी को ट्रांसफर किया है तो वो भी किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. यहाँ पर ड्रॉवर बैंक को अपना एजेंट बनाकर भेज रहा है कलेक्शन करने के लिए. Okay, drawer is a busy person. He doesn't have that much of time to go to the drawee on the due date and collect the amount of the bill. Okay, maybe the drawee resides in a far off place. Okay, बहुत लंबा किधर रहता होगा जहां पर जाके लाना पॉसिबल नहीं है ड्रॉवर को पैसे, तो बैंक को वो भेज सकता है. एंड बैंक थ्रू देयर नेटवर्क कैन इजीली कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द बिल. तो ये हो गए हमारे ये सारे आज का थ्योरी पॉइंट्स हमने जो देखे. Now we will go back again. Okay, so here today we have seen some of the important points in the theory of bills of exchange. So next lecture will be very important. We will be looking at pro forma journal entries in the books of drawer and drawee. Okay, till then have a nice day. Okay, be safe at home. Okay, bye bye.